नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री सेमेस्टर 4 चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 के अंतर्गत कल हम लोगों ने जो पहला टॉपिक को कंप्लीट किया वो था सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, जिसमें अलीगढ़ आंदोलन और सर सैयद अहमद ने क्या सामाजिक सुधार किए थे, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक सुधार, राजनीतिक सुधार, ठीक है, सारे चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लीग का निर्माण किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, उसके बाद क्या प्रभाव होता है मुस्लिम लीग के निर्माण के बाद, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का निर्माण क्यों हुआ, क्या कारण थे, इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि मुस्लिम लीग का निर्माण कब हुआ, किसने किए, कौन इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग के स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है या क्या उद्देश्य था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग के निर्माण के बाद क्या प्रभाव हुआ उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग का निर्माण कब हुआ, कब बना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, मुस्लिम लीग का निर्माण जो है वो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में होता है। तो देखिए क्या है, इसके पीछे का कहानी को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए, बंगाल का विभाजन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग जानते होंगे कि बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल को दो हिस्सों में बांट देता है, एक हिस्सा पूर्वी बंगाल और दूसरा हिस्सा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल अभी भारत में है। तो देखिए, जब बंगाल विभाजन हुआ, ठीक 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के ठीक एक साल के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ठीक है। क्यों होती है, तो देखिए 1900 जब बंगाल विभाजन हो रहा है 1905 में, तो देखिए हिंदू मुसलमान जो है इस आंदोलन का विरोध जो है एक साथ करते हैं, ठीक है, जिससे अंग्रेज समझ जाते हैं कि हिंदू और मुसलमान को अलग करना बहुत ही जरूरी है, न तो ये हमारे लिए खतरा है। होता क्या है कि 1906 के आसपास जो है कांग्रेस कमजोर हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेज क्या करते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि आपको कांग्रेस के जैसा ही एक अलग पार्टी बनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आप लोगों के साथ जो है, जो आप लोगों के साथ जो है कांग्रेस में आप लोगों का योगदान बहुत कम है, ठीक है। आप लोगों को राजनीतिक जो महत्व है वो कांग्रेस में नहीं मिल रहा है, इसलिए आप क्या कीजिए, एक अलग पार्टी बनाइए कांग्रेस के जैसा। तो मुसलमानों में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का भाव जो है बोने का काम, यानी कि बीज बोने का काम जो है अंग्रेज कर देते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ जो है 1906 में जो है बांग्लादेश यानी कि स्थापना होता है। कहां पर, ढाका में जो है आसफ दौला हॉल में। कहने का मतलब है कि ठीक 1905 बंगाल विभाजन होता है, ठीक उसके एक साल बाद 30 दिसंबर 1906 में जो है मुस्लिम लीग का निर्माण होता है, तिथि घोषित हो जाता है, स्थान है ढाका, ठीक है, ठीक है, आसुफदौला हॉल में, ठीक है। किस अवसर में होता है, तो अवसर होता है वहां पे कि ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन जो है कॉन्फ्रेंस के बैठक के दौरान जो है मुस्लिम लीग का निर्माण की घोषणा होती है। अब देखिए, मुस्लिम लीग का जो लीग की स्थापना का मुख्य प्रस्तावक थे, जिन्होंने प्रस्ताव दिया था, उनका नाम है नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है। उसके बाद देखिए, मुस्लिम लीग बनने के बाद
जो है प्रमुख नेता आगा खान जो मुस्लिम लीग के प्रथम प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो मुस्लिम लीग का निर्माण कब होता है? तो 30 दिसंबर 1906 को। स्थान है ढाका, जो अभी बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, ठीक है। कहां पर? तो आसफुद्दौला हॉल में। ठीक है, आसफुद्दौला हॉल में जो है, जो ढाका यानी बांग्लादेश में स्थित है, उसी हॉल में जो है मुस्लिम लीग का निर्माण होता है। किस अवसर पर होता है? तो ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक के दौरान होता है। प्रमुख नेता कौन है? तो आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नवाब सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग के स्थापना के प्रमुख प्रस्तावक हैं। ठीक है, और उन्हीं के साथ साथ कौन कौन है अलग मेंबर में? जो सैयद अली खान है, हकीम अजमल खान है, लियाकत अली खान है, आदि प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल थे जब मुस्लिम लीग का निर्माण हो रहा था। ठीक है, तो ये तो रहा मुस्लिम लीग का निर्माण का, कौन अध्यक्ष बनता है, कि कौन कौन मेंबर है, कहां पर जो है इसका निर्माण होता है। लेकिन देखिए, मुस्लिम लीग के निर्माण क्यों हुआ, इसके पीछे हम लोग कारण को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मुस्लिम लीग की जो पृष्ठभूमि है उसको हम लोग जानते हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों को विशेष रूप से जो है संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। ठीक है, मुसलमानों को जो है सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में मुसलमान पिछड़ रहे थे, जबकि हिंदू समुदाय ने जो है तेजी से आधुनिक शिक्षा को अपनाया। ठीक है, उसके बाद इस समय हम लोगों ने कल पढ़ा था सर सैयद अहमद खान के बारे में। उनके अनुसार जो है मुसलमानों के लिए एक अलग शैक्षणिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, इस अवसर पर जो है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था। कई सारे जो है स्कूल कॉलेजेस का जो है उन्होंने निर्माण किया। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए सर सैयद अहमद खान जो है, इस समय सर सैयद अहमद खान जैसे नेताओं ने मुसलमानों के लिए अलग शैक्षणिक और राजनीतिक कार्यक्रमों की आवश्यकता को महसूस किया है। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण क्या थे? तो देखिए, हिंदू मुस्लिम अलगाव की भावना। ठीक है, पहला कारण क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के जो कारण है उनमें से पहला जो कारण है हिंदू मुस्लिम अलगाव की भावना। ठीक है, कांग्रेस में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है, मुसलमानों को डर था यदि अंग्रेज चले जाए तो हिंदू बहुल देशों में उनकी पहचान दब जाएगी। ठीक है, इस कारण से जो है हिंदू मुस्लिम में अलगाव की भावना उत्पन्न होती है और मुस्लिम लीग के निर्माण का जो है रास्ता साफ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। मैंने आपसे कहा था कि 1905 के बाद जो 1906 आता है तो उस समय जो कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि इसका फायदा उठा करके मुसलमानों को बोलते हैं कि आपको भी जो है कांग्रेस की तरह एक अलग पार्टी बनाना चाहिए, एक राजनीतिक पार्टी आपको बनाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक मतलब जो है कहने का मतलब है हिंदू मुसलमान में जो है फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। ठीक है, तो इसी का जो फायदा उठाने पर अंग्रेज जो है सफल भी हो जाते हैं। फूट डालो और राज करो, उनके अंदर जो है अलगाव की नीति की भावना मुसलमानों के मस्तिष्क में वो लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, तो देखिए
ब्रिटिश शासन ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन को प्रोत्साहित किया ताकि वह आपस में बटे रहें और अंग्रेज शासन सुरक्षित बने रहे। ठीक है, अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए कूट डालो और राज करो की नीति को अंग्रेजों के बीच माफ कीजिएगा मुसलमानों के बीच जो है बो देते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक रूप से उन्हें विभाजन करने का काम अंग्रेज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अंग्रेज भारत में लंबे समय तक बने रहे शासन में। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। आपको पता है कि 1905 का बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्यों किया था? वो भी यही चीज है। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो है मुस्लिम बहुल इलाका पड़ता है। पूर्वी बंगाल कहने का मतलब है कि उन्होंने दिखाया कि प्रशासन के तौर पे हमें जो है प्रशासनिक तौर पे जो है मैं विभाजन कर रहा हूं, लेकिन असल में सांप्रदायिक हिसाब से उन्होंने क्या किया कि चीजों को बांटना प्रारंभ किया और फूट डालो की राजनीति आरंभ करता है। पहले जो है 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तो हिंदू मुसलमान साथ में इस विभाजन का विरोध करते हैं, परंतु उसके बाद की स्थिति कुछ और है। आइए हम लोग देखते हैं। बंगाल विभाजन में हिंदू और मुस्लिम जो है समुदायों के बीच दूरी बढ़ी। मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया जबकि हिंदुओं ने इसका विरोध किया। देखिए, मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया जबकि हिंदुओं ने इसका विरोध किया। ठीक है, 1905 के समय में 1905 में जब शुरू में लॉर्ड कर्जन ने जब इसको बंगाल विभाजन किया तब दोनों एक साथ ही थे, एक साथ अंग्रेजों का विरोध था। परंतु जैसे ही धीरे धीरे समय परिवर्तन होता है, अंग्रेज जो है सांप्रदायिकता का जब बीज बो देते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति को फूट डालो और राज करो की नीति का बीज जब बो देते हैं, तब इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर पॉइंट है सैयद अहमद खान का प्रभाव। सैयद अहमद खान ने मुसलमानों से कांग्रेस देखिए सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूरी बनाने और अंग्रेज के साथ सहयोग करने की सलाह दी। उनका विचार था कि मुसलमानों की प्रगति अंग्रेजों के समर्थन से ही संभव हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा नंबर पॉइंट, मुसलमानों की राजनीतिक चेतना का विकास। कहने का मतलब सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा की और प्रेरित किया और अंग्रेजों के प्रति वफादारी की नीति अपनाई। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की। सैयद अहमद खां का मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं जिसके हित एक साथ या एक समान नहीं हो सकती है। ठीक है, जिसके हित एक समान नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी जो है अलगाव की भावना को यानी कि अलगाववादी बीज को यहां भी बोया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का उदय और प्रतिक्रिया। ठीक है, 1885 में जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के मुख्यतः जो भी उच्च वर्ग के हिंदू का नेतृत्व होता था। कहने का मतलब है कि कांग्रेस में ज्यादातर लोग उच्च वर्ग के हिंदू थे, उनका ही जो है नेतृत्व होता था, उनका वर्चस्व ज्यादा होता था। ठीक है, हिंदुओं का। इसमें से कुछ नेता देखिए, इसमें से कुछ मुस्लिम नेताओं में आशंका पैदा हुई कि उनके हितों की उपेक्षा होगी। ठीक है, मुसलमानों ने महसूस किया कि कांग्रेस में उनकी राजनीतिक और प्रतिनिधित्व बहुत कम है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक अलग संगठन बनाने का फैसला लेते हैं और मुस्लिम लीग का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए
मुस्लिमों में पृथक राजनीतिक मंच की आवश्यकता है। देखिए धीरे धीरे मुसलमानों में एक पृथक राजनीतिक संगठन की मांग उठने लगी, जो उनके धार्मिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक रूप से उनकी सुरक्षा कर सके। इसी भावना से मुस्लिम लीग के गठन की आवश्यकता महसूस की गई। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग का निर्माण होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का निर्माण होता है। कहां पर? तो ढाका में। ठीक है। और जो मुस्लिम के नेता हैं, जो मुस्लिम के प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं मुस्लिम लीग के, वो है आगा खान। ठीक है। एवं नवाब सलीमुल्लाह खान जो है उनके प्रमुख, मुस्लिम लीग के स्थापना के प्रमुख प्रस्तावक के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ और भी कई मेंबर थे। ठीक है। जैसे सैयद अली खान है, हकीम अजमल खान है, लियाकत अली खान इत्यादि प्रमुख नेताएं शामिल थे। ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे मेंबर हैं। उसके बाद देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना का क्या उद्देश्य है। किसी भी चीज को करने के पीछे उद्देश्य होता है। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा कि सैयद अहमद खान ने क्यों जो है मुस्लिमों में सुधार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। तो एक ही उद्देश्य था उनका कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना। ठीक है। उनका उद्देश्य था मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना। ठीक है। मुस्लिम वर्ग जो है कुरान पढ़े, साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा को भी ग्रहण करे, यही उनका उद्देश्य था। ठीक है। वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं शिक्षित करने का प्रयास करना चाहते थे, ताकि वे सभी क्षेत्रों में उन्नति कर सके और देश में उसका उनका भी एक अलग से भागीदारी हो। ठीक है। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे भी कुछ उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? तो मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना है। कहने का मतलब है कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना। उसके बाद देखिए ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बनाए रखना, हिंदू और मुसलमान के बीच गलतफहमियों को दूर करना। ठीक है। मुसलमानों की अलग पहचान को स्थापित करना, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों के लिए विशेष अवसरों की मांग। उसके बाद देखिए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग। ठीक है। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग का विकास और परिवर्तन। उसके बाद है हमारा, तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्य क्या है? मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना। सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य यही था कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना है। ठीक है। तो देखिए इससे क्या है कि देखिए लीग का सबसे मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना। मुसलमानों को डर था कि बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के बीच उनकी आवाज दब सकती है। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के विशेष अधिकारों को प्रभावी एवं प्रतिनिधित्व की मांग की, ताकि उनकी पहचान और हित सुरक्षित रहे। ठीक है। इसलिए मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर है ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बनाए रखना। लीग ने साफ कहा कि वे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखेंगे। उनका मानना था कि अंग्रेज के समर्थन से मुसलमानों को अधिक सुविधाएं, जैसे कैसी सुविधाएं, जैसे नौकरियां, ठीक है, नौकरियों का अवसर मिलना और राजनीतिक लाभ मिल सके। इसीलिए लीग का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों को अंग्रेजों के साथ सहयोग के लिए प्रेरित करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है हमारा हिंदू और मुसलमानों के बीच गलतफहमियों को दूर करना है। देखिए शुरू शुरू में तो लीग, मुस्लिम लीग का यही उद्देश्य था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंध को बेहतर बनाए रखना है। ठीक है। वे चाहते थे कि दोनों समुदाय शांति और समझौते के साथ रहे। हालांकि बाद में उनकी मंशा में परिवर्तन आता है। वो अलग पहचान बनाना चाहते थे और हिंदुओं से दूर होना चाहते थे।
ठीक है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। उसके बाद देखिए मुसलमानों की अलग पहचान को स्थापित करना है। तो लीग मुस्लिम लीग के नेताओं का मानना था कि मुसलमान सिर्फ एक धार्मिक समुदाय नहीं है बल्कि एक अलग राष्ट्र है। ठीक है, यह सोच जो है आगे चलकर दो राष्ट्र सिद्धांत को जन्म देता है और लीग की कोशिश से मुसलमानों के अधिकार को हिंदू बहुलता के से स्वतंत्रता जो है स्वतंत्र रखा जाए। तो कहने का मतलब है कि लीग के नेताओं का मानना था कि मुसलमान सिर्फ एक धार्मिक समुदाय नहीं है बल्कि एक अलग राष्ट्र है। इस सोच के चलते जो है दो राष्ट्र का सिद्धांत बनता है या दो राष्ट्र का सिद्धांत का जन्म होता है। ठीक है, और मुस्लिम लीग का ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश था कि जो है मुसलमानों के अधिकारों को हिंदू बहुलता से स्वतंत्र रखा जाए। ठीक है, और धीरे धीरे यही चलते हुए दो राष्ट्र का सिद्धांत होते होते आगे एक नए देश का जन्म होगा जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों के लिए विशेष अवसरों की मांग। मुसलमानों को ब्रिटिश काल में सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षा में पिछड़ापन महसूस हो रहा था। लीग का उद्देश्य था कि मुसलमानों को विशेष अवसर, छूट और आरक्षण दिलवाया जाए। लीग ने सरकारी नीतियों से मुसलमानों के लिए विशेष स्थान सुनिश्चित करने की कोशिश की। ठीक है, तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए ताकि उनका और ज्यादा से ज्यादा उन्नति हो सके, इसलिए मुस्लिम लीग का यही उद्देश्य था। ठीक है, अलग निर्वाचक मंडल। तो देखिए मुस्लिम लीग का एक अलग उद्देश्य था कि अलग निर्वाचक मंडल बनाया जाए। तो अलग निर्वाचक मंडल की मांग, लीग ने यह भी प्रयास किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल मिले ताकि वे अपने प्रतिनिधियों को खुद चुन सके। उसका उद्देश्य था कि मुसलमानों की राजनीतिक आवाज स्वतंत्र और शक्तिशाली बने। तो आपको मालूम है कि एक सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में लीग को पहली सफलता मिली। ठीक है, क्या होता है, तो अलग निर्वाचन मंडल का जो है प्रस्ताव यही पे पारित होता है। मार्ले मिंटो सुधार, मुसलमानों को एक जो है अलग निर्वाचन मंडल का निर्माण किया जाता है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का मूल उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक अवसरों को सुरक्षित करना था। हालांकि शुरुआत में लीग ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी की, पर समय के साथ उनका मुख्य जोर मुस्लिम अलगाववाद और पाकिस्तान का निर्माण की दिशा में बढ़ता गया। ठीक है, इससे भारतीय राजनीति में गहरा और अस्थायी परिवर्तन आया जो अंततः भारत के विभाजन 1947 में समाप्त हुआ और यहीं पर जो है पाकिस्तान देश का जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग का विकास और परिवर्तन। शुरुआती वर्षों में मुस्लिम लीग बहुत धीमी गति से आगे बढ़ी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से मुसलमानों को प्रत्येक निर्वाचन सुविधा मिलती है जो मुस्लिम लीग की एक बड़ी मांग थी। ठीक है, उसके बाद देखिए धीरे धीरे मुस्लिम लीग मुसलमानों की मुख्य राजनीतिक आवाज बनती गई। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने भारत के विभाजन और अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या है, तो देखिए मुस्लिम लीग का विकास और परिवर्तन हम यहां पर देखते हैं कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो है पृथक मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन की सुविधा मिलती है। ठीक है, अब धीरे धीरे मुसलमानों का आवाज कौन बन जाता है, तो मुस्लिम लीग। ठीक है, बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में
लीग ने यानी मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की और अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग शुरू कर दी। ठीक है, तो मुस्लिम राष्ट्र का मतलब है कि जब भारत का विभाजन होता है तो उस समय भारत का दो हिस्सा हो जाता है, एक हिस्सा हमारा भारत, और भारत से ही एक देश का निर्माण होता है, एक राष्ट्र का निर्माण होता है जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष, अब देखिए निष्कर्ष में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय राजनीतिक की एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाओं और उनकी अलग पहचान की भावना का परिणाम था। हालांकि प्रारंभ में इसका उद्देश्य केवल मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना था, लेकिन समय के साथ यह संगठन भारत के विभाजन की और पाकिस्तान के निर्माण का मुख्य माध्यम बन गया। मुस्लिम लीग का उदय भारतीय इतिहास के सांप्रदायिक राजनीतिक की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग को भारतीय इतिहास में सांप्रदायिक राजनीतिक की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, यानी कि सांप्रदायिक की शुरुआत भी मुस्लिम लीग के द्वारा ही होता है भारत में। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय राजनीति पर मुस्लिम लीग का क्या प्रभाव पड़ा उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्रभाव में जो पहला प्रभाव पड़ा वो था सांप्रदायिक राजनीतिक की शुरुआत। तो सांप्रदायिक राजनीतिक की शुरुआत क्या है, तो मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर राजनीति को बढ़ावा दिया। इससे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की जड़ें जमने लगी। जब राजनीतिक मुद्दों को जो है धार्मिक दृष्टि से देखा जाने लगा। आज भी जो है भारतीय राजनीति को जो है कहीं ना कहीं से धार्मिक राजनीतिक तौर पर देखा जाता है, जिसको हम लोग सांप्रदायिकता के नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए अलग मुस्लिम पहचान का उदय। ठीक है, प्रभाव में दूसरा प्रभाव क्या प्रभाव पड़ता है, तो अलग मुस्लिम पहचान का उदय। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र और अलग पहचान के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया, जिसे दो राष्ट्र सिद्धांत का जन्म हुआ और आगे चलकर भारत के विभाजन का रास्ता तैयार हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दो राष्ट्र सिद्धांत का जन्म होता है किसी मुस्लिम लीग के जो भी मतलब दो राष्ट्र का सिद्धांत इसी मुस्लिम लीग के द्वारा ही होता है। किसके प्रभाव के दौरान, तो मुस्लिम लीग के दौरान दो राष्ट्र का सिद्धांत का निर्माण होता है, जन्म होता है, जो आगे चलकर भारत के विभाजन का रास्ता तैयार किया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा उसके बाद है मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व। तो देखिए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, जो आगे चलकर 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों को एक अलग प्रतिनिधित्व मिल गया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को गहरा आघात पहुंचा। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा चौथा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध में दूरी। तो देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंधों में दूरी हो जाती है। क्यों दूरी होती है, तो कांग्रेस राष्ट्र एकता की बात करती है, जबकि लीग धार्मिक पहचान पर जोर देते थे। ठीक है, इसे दोनों संगठन में जो है वैचारिक रूप से दूरी बढ़ने लगी, जो समय के साथ राजनीतिक संघर्ष में बदल गया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और लीग। देखिए 1924 यानी कि 1919 से लेकर के 1924 ईस्वी के बीच जो है तो 1919 से लेकर के 1924 के बीच में खिलाफत आंदोलन में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ काम किया है। ठीक है, लेकिन यह एक अस्थायी संगठन था। ठीक है, आंदोलन के विफल होने के बाद ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो संबंध थे वो फिर से बिगड़ने लगे। उसके बाद देखिए
5वां नंबर पॉइंट है हमारा 1940 ईस्वी का लाहौर प्रस्ताव। तो देखिए मुस्लिम लीग ने 1940 में अपने लाहौर अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की मांग की। यह प्रस्ताव भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और औपचारिक शुरुआत थी। तो जो 1940 का जो लाहौर प्रस्ताव था, इसी प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान का यानी कि पाकिस्तान की मांग की प्रस्ताव रखी थी। उनका प्रस्ताव था कि पाकिस्तान का निर्माण हो। तो कहने का मतलब है कि किस अधिवेशन में या किस प्रस्ताव में जो है या फिर किस अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान की मांग की थी। तो 1940 का लाहौर अधिवेशन, इसी को हम लोग 1940 ईस्वी का लाहौर प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का विभाजन। मुस्लिम लीग की जो मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान की मांग को लेकर के कांग्रेस और लीग के तनाव इतने बढ़ गए कि अंततः 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। देखिए भारत का विभाजन कैसे होता है। तो देखिए 1940 में जो है मुस्लिम लीग क्या करता है कि जो 1940 का जो अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन, उसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखते हैं, जिसके कारण जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इतना तनाव बढ़ जाता है कि अंततः भारत विभाजन का निर्णय करना पड़ता है। ठीक है। और भारत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इस तनाव के चलते जो है जब देश की आजादी होती है 1947 में, तब जाकर के पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान का जन्म होता है। यानी कि भारत से ही भारत को दो टुकड़े में बांट दिया जाता है। एक टुकड़ा तो भारत है ही, दूसरा जो टुकड़ा बनता है वो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मांग रखी थी। ठीक है। मतलब दो राष्ट्र का सिद्धांत। ठीक है। एक राष्ट्र हमारा भारत, दूसरा राष्ट्र पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना ने भारतीय राजनीति में गहरा और अस्थायी प्रभाव डाला। ठीक है। जो आगे चल करके हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाने लगा। ठीक है। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मांग रखने लगे, जिसके कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हमेशा तनाव का माहौल रहता था। ठीक है। और जो है भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम एक अखिल भारतीय आंदोलन होना चाहिए था, मगर ये अखिल भारतीय आंदोलन न हो सका, क्योंकि सांप्रदायिकता का जो है बीज यहां पर बो दिया गया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने जिस मंशा से फूट डालो और राज करो की नीति को अप्लाई किया था, वो कहीं ना कहीं समय के साथ वो दिखना भी प्रारंभ हो गया। और आगे चल करके जो है पूर्ण रूप से पहले दो सिद्धांत की मांग होती है, फिर से दो राष्ट्र की मांग होती है, फिर आगे चल करके इतना तनाव बढ़ जाता है कि जब देश की आजादी होती है 1947 में, तो राष्ट्र भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। जो नया हिस्सा बनता है वो हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। इस तरह पाकिस्तान का जन्म हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। ठीक है। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।